स्टूडेंट्स, आपका नव दृष्टि आईएएस की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल की क्लास शुरू किए थे, उसी संदर्भ में आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन पर बात करने जा रहे हैं। तो इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, आईएएस की बात करें, तो पिछले साल की यानी 2019 की परीक्षा में 20 क्वेश्चंस प्लस हिस्ट्री से आए थे। और मित्रों, अगर देखा जाए तो ये आपके सिलेक्शन में बड़े निर्णायक कहा जाए भूमिका निभाने का कार्य इतिहास करता है। एक तो आप देखेंगे कि जो आपके कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या करंट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फुल कमांड में लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर हम काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अपना कवरेज उस पर उस सिलेबस का हम कर सकते हैं। तो इस तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इस नाते इसकी विशेष महत्ता हो जाती है। और 100 प्रश्नों में अगर हम 20-22 प्रश्न की बात एक सेक्शन से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस सेक्शन का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही निर्णायक माना जाएगा। तो इस दृष्टि से हम लोग इतिहास को थोड़ा सा गंभीरता से लें। दूसरी बात यह है कि इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ कहा जाए गलत धारणाएं लोगों में पाई जाती हैं। जैसे कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेवफा, रात में पढ़ो और दिन में सफा। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है, ये बेवफाई इतिहास उन्हीं के साथ करता है जो तथ्यों की समझ नहीं रखते। इतिहास अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो केवल कुछ तथ्यों का और कुछ डेट्स का कलेक्शन मात्र नहीं है, बल्कि उसका एक एनालिटिकल बेस भी होता है। इतिहास का एक एनालिटिकल बेस भी होता है। अगर हम उस सिस्टमेटिकली प्रोसीड करते हैं तो हमको इतिहास के अध्ययन में उतनी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात, एक विसंगति ये भी समझ में आती है लोगों के कि इतिहास का मतलब है ढेर सारे डेट्स, बहुत सारे डेट्स, और लोग उसके बोझ में दबे रहते हैं। लेकिन अगर आप पिछले सालों से पेपर उठा करके देखें तो 2019 में तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो डायरेक्टली डेट से रिलेटेड पूछा गया। एक्चुअली डेट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, इतिहास के डेट्स के बिना इतिहास का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन इतने ज्यादा जो डेट्स किताबों में दिए गए होते हैं, वो डेट्स एक्सप्लेनेशन के क्रम में एक आधार प्रदान करने के लिए वो डेट्स दिए जाते हैं। तो हमें हर डेट्स हमारे लिए बड़े महत्व के नहीं होते। जहाँ हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है उन डेट्स को हम ध्यान में रखें, तो बहुत ज़्यादा एक ओवर बर्डन ना रखें अपने ऊपर डेट्स का। क्योंकि अगर आप देखेंगे पैटर्न जो एग्जाम का बदलता जा रहा है, स्टेट पीसीएस वगैरह में थोड़ा सा डेट्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डेट्स बहुत ही कम अब पूछे जाने लगे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, जो कि मेरे पास यहाँ पर है भी, मैं इस पर आपसे चर्चा भी करूंगा, इस क्वेश्चन पेपर में जो 2019 का है, एक भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है कि कौन किसका समकालीन था। तो इतिहास को समझने के लिए हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि पहले हम इतिहास को समझें कि उसकी परिभाषा क्या है। इतिहास से हमें आखिर में इतिहास अन्य विषयों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इस विषय की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इतिहास के बारे में कहा जाता है, अलग अलग विद्वानों का हालांकि अलग अलग मत है, कि जो पास्ट की हम स्टडी करते हैं, यानी हमारा एक अतीत होता है, किसी भी समाज का, किसी भी देश का अपना एक अतीत होता है, हमारा आपका भी एक अतीत होता है। तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है या क्रम विकास है, उन्हीं का सुव्यवस्थित अध्ययन, और आजकल तो ये कहा जाता है कि उनका एक वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन इतिहास है। प्रसिद्ध है इतिहास के विद्वान ईएसकार ने तो इसकी परिभाषा थोड़ा अलग ढंग से करते हुए ये बताया है कि इतिहास हमारे अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य के बीच, यानी पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर के बीच एक निरंतर चलने वाला, कंटिन्यूअसली चलने वाला संवाद है, कम्युनिकेशन है इनके बीच में। तो इतिहास बेसिकली ये बताता है हम कल क्या थे, हम आज क्या हैं और हमारी कल की संभावना क्या है। तो इन तीनों कालों को इतिहास अपने आप में समाहित करता है। एक भ्रांति और भी है, इतिहास का मतलब राजा रानियों की कहानी। कहानियों में हम सुनते भी हैं, जो समाज में बोलचाल में इतिहास की जो परसेप्शन है उसमें ये भी दिखाई देता है
कि लोग इतिहास का मतलब यही समझते हैं कि पुरानी कथाएं, पुरानी कहानियां ही इतिहास है। लेकिन जब आप यूपीएससी के लेवल पर आते हैं, स्टेट पीसीएस के लेवल पर आते हैं, तो इतिहास इससे ज्यादा महत्व रखता है। इतिहास जहां हमारे अतीत की गाथा का वर्णन करता है, हमारे गौरव को बताता है, जिससे हम बहुत सारी प्रेरणाएं भी प्राप्त करते हैं, हम अपने होने का एहसास पाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा है, इसके तमाम बीज जो है इतिहास के गर्त में कहीं न कहीं छिपे होते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया का, विकास प्रक्रिया का परिणाम होता है। जो आज का हम अपना समाज पाते हैं, उस समाज के जो वर्तमान है उसका भूत इतिहास के गर्त में छिपा हुआ है, और हम अगर उसका सम्यक अन्वेषण करें तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। आज भी अगर आप देखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू समाज मोटे तौर पर इनमें विभक्त है, इन 4 वर्णों में। तमाम जातियां भी इसके अलावा। अब अगर हम ये जानना चाहें कि ये वर्ण क्रम के आधार पर ये सामाजिक व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, तो हमें पीछे मुड़ करके देखना पड़ेगा। और जब हम इतिहास का सम्यक विश्लेषण, अन्वेषण करते हैं, तब हम पाते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10 मंडल है पूरे ऋग्वेद में, तो 10वें मंडल में 10th चैप्टर में हमें मिलता है। और एक पुरुष सूक्त नामक आख्यान है जिसमें यह वर्णन मिलता है कि किस तरीके से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। हालांकि उस समय वर्ण व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो आज जैसी वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी। उस समय की वर्ण व्यवस्था मूलतः कर्म आधारित थी, ना कि जन्म मूलक। आज की वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो गई, और उस समय की जो वर्ण व्यवस्था उस समय की क्या थी? उस समय की वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी। और इस नाते एक ही परिवार में कई वर्णों के लोग एक साथ मिलते थे। ये हम लोग जब अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल का, तब उसमें डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, ये बताना चाह रहा था मैं कि अगर हम वर्ण व्यवस्था या ऐसी तमाम चीजों की प्रगति के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जो उस समय राज था, पहले कबीलाई तंत्रात्मक राज था, फिर आप देखिए धर्मतंत्री राज आया, फिर उसके बाद में एक जो वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्थाएं स्थापित हुई, और एक प्रगति करते 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 हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक आधारशिला हमारे देश में मतलब एक परिलक्षित होने लगी थी धीरे धीरे, कि अब हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, स्टेट सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने जाने के पहले एक निरंतर जो क्रम विकास की प्रक्रिया थी, उसमें हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का सेटअप बना करके तैयार कर दिया था। और जब हम लोग स्वतंत्र हुए तो हमने एक ऐसे राज्य व्यवस्था की स्थापना की जो लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो इन सभी चीजों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका आगे डेवलपमेंट कैसे हुआ, आगे की संभावनाएं क्या हैं, इन सभी का हम एक परिप्रेक्ष्य इतिहास में पाते हैं। तो इतिहास कोई बहुत संकुचित चीज नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात नहीं है इतिहास में। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, अरे इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। अगर इतिहास के लोग एक पुराना शव आ जाए तो उसका भी परीक्षण करने लग जाते हैं, ये कौन था, कैसे मरा, इसकी सामाजिक दशा क्या थी, क्यों यहाँ पर ये मिला। तो ये सारी चीजें जो है वो इतिहास निर्माण का कार्य करती हैं। उनका दायरा बड़ा विस्तृत, हम उसको नैरोली नहीं देखना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे सनौली में, जो हमारे बागपत जिले में है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से आप देखे होंगे कि कुछ 2000 साल ईसा पूर्व के कुछ अवशेष वहाँ पर मिले, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। और उससे बहुत सारे जो इतिहास के जो हमारे लिंक हैं, वो शायद जो खोई हुई कड़ियाँ हैं वो जुड़ने का काम करेंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 1921 तक हमें यही नहीं पता था कि हमारे ही धरती में एक बहुत ही पुरानी सभ्यता का साक्ष्य छिपा हुआ है। मित्रों, मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ। 1921 तक हमें ज्ञान नहीं था कि हमारी धरती अपने आगोश में एक बहुत ही पुरानी सभ्यता को छिपाए हुई है, समेटे हुई है। और हमारे देश की जो हमारी विरासत है वो इतनी पुरानी है, जबकि हम पाते हैं कि दुनिया की जो 2 बड़ी सभ्यताएं, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनके समकालीन ये सभ्यता हमारे धरती पर विकसित हुई थी। और जो उसके हम ध्वंसावशेषों का जब अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक अवशेषों का जब अध्ययन किए, तो हमने पाया कि एक प्राचीन नगरीय सभ्यता विकसित थी भारत में। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में उसके अवशेष आगे चल करके उत्खनित हुए। उन अवशेषों के आधार पर हमारे इतिहास, जो हमारे भारत राष्ट्र का इतिहास था, वो और पीछे चला जाता है।
हमारा भूगोल और विस्तृत एरिया में चला जाता है। अफगानिस्तान, साउथ, दक्षिणी अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र तक, हालांकि कुछ अवशेष तो मिल चुके हैं, कर्नाटक तक, और इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश तक, ऊपर जम्मू कश्मीर तक। तो ये बड़े एरिया में एक सभ्यता हम पाते हैं ईसा से 5000 साल पुरानी, जो 1921 तक हमारे संज्ञान में नहीं थी। तो ये जो गड़े मुर्दे हम उखाड़ने का काम भी करते हैं, ये हमारे इतिहास पर नया प्रकाश डालने का काम करता है। तो उसको हम बड़े संकुचित दृष्टिकोण से ना देख करके विस्तृत दृष्टिकोण से देखें कि इतिहास निर्माण में कैसे पुरातत्व ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो मित्रों, इतिहास हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तमाम जो हमारी प्रगति की परंपरा रही है, जो हमारा एवोल्यूशन हुआ स्टेट का, इन तमाम चीजों को एक साथ प्रस्तुत करने का काम करता है। इनके विश्लेषण से न केवल हम भौतिक के पास्ट के बारे में, अपने यानी अतीत के बारे में एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन कर पाते हैं, जिससे हमें अपने पूर्वजों के बारे में शिक्षा मिलती है, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के बारे में शिक्षा मिलती है, उन तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को, समाज को आगे बढ़ाया, मानवता को आगे बढ़ाया है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणाएं भी मिलती हैं। हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। वो तमाम मूल्य, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं इतिहास के गर्त में हमें देखने को मिल जाती हैं, और हमें तब लगता है, बड़ा सुखद आश्चर्य भी होता है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तो तमाम जो सनातनी संस्कार हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए, गौवंश की पूजा करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, इसी तरीके से स्वास्तिक की पूजा करना, ऐसे तमाम लक्षण आपको मिलेंगे जो हमें कहाँ दिखाई देंगे? हड़प्पा सभ्यता काल में ही हम उन तमाम परंपराओं को व्यवहार में रखे हुए थे। और वो ये शो करते हैं, जब हम इनके अध्ययन करते हैं, कि देखिए ये परंपराएं एक सातत्य के साथ बढ़ती हुई जा रही। वो सभ्यता तो तिरोहित हो गई, उसका अंत हुआ, लेकिन उसके तमाम सांस्कृतिक तत्व आज भी कंटिन्यूअसली हमारे सोसाइटी में देखे जा सकते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस में देखे जा सकते हैं, हमारे जीवन के भाग के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इतिहास हमें ये ज्ञान कराता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे तमाम मूल्य कैसे स्थापित हुए। तो इतिहास के हम इन्हीं दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ें तो इतिहास की एक बेहतर समझ बनेगी, और फिर हमें तमाम चीजों को रटने की जरूरत नहीं होगी। जहां हमारी समझ आगे आ जाती है, जहां हमारी समझ एक मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ती है, वहां हमें रटने की जरूरत नहीं होती है। वैसे जैसे मेढक के 4 पैर होते हैं कि 2 पैर, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाया करते हैं, जबकि बहुत छोटा सा तथ्य है। तो ये चीजें जो होती हैं वो इतिहास में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सम्यक रूप से अध्ययन करेंगे, एनालिटिकल दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा चीजों को विजुलाइज करना समझ जाएंगे। कहते हैं इतिहास में जिस कालखंड का अध्ययन आप करते हैं, उसी कालखंड में आप चले जाइए, उसको वहां जाकर के वहां पर अपने के साथ उस सभ्यता को तारतम्यता में ले आइए, तब आपको समझ में आएगा। नहीं, हड़प्पा के खंडहरों में आप घूम आइए, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास वास्तव में उस समय का किस स्थिति में था, और फिर आपको चीजें भूलेंगी नहीं। तो जब आप इस दृष्टि से इतिहास पढ़ते हैं तो ना आपके पास एक बेहतर समझ होती है, बल्कि आपको तथ्यों को याद करना भी आसान होता है। और उन तथ्यों के आधार पर, जैसा आप यूपीएससी में देखते हैं कि एनालिटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें एक चीज से जुड़े हुए कई तथ्य रखे जाते हैं साथ में, और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य है, कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं। तो जब आप समग्र अध्ययन करते हैं, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलते हैं, तो इतिहास इतना कठिन नहीं रह जाता है जितना भ्रांति है। तो बेसिकली एक अध्ययन का तरीका भी बदला जाना चाहिए। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इतिहास निर्माण की प्रक्रिया, आगे की क्लास में मेरी यही कोशिश होगी, आप साथ आए, जुड़े, और आप देखेंगे, महसूस करेंगे इस चीज को कि जितना बर्डन हम हिस्ट्री को लेकर के महसूस करते हैं, वास्तव में उतना बर्डन नहीं है। लाइटली चीजों को पढ़िए, आगे बढ़िए, और बहुत ज्यादा फैक्ट्स, डेट्स का अपने ऊपर ओवर बर्डन मत बनाइए, बोझ मत डालिए, ताकि आपको आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इन्हीं संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो आप देखेंगे, जो एनालिसिस है मेरा, उसमें ये दिखाई दिया कि अधिकांश प्रश्न जो एंशिएंट इंडिया के हैं वो कल्चर से रिलेटेड है। आप देखेंगे 4 से 5 प्रश्न हर साल कल्चर से आ जाते हैं।
कल्चर का मतलब क्या हुआ, यानी हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, हमारे समाज की जो संरचना थी उसमें सामाजिक जो ढांचा था उसकी विशेषताएं क्या थी। अगला चीज इसमें आ जाता है कि हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों में जैसे हमने मंदिर बनवाए, मंदिर की शैली कहाँ से विकसित हुई, उन मंदिरों की विशेषता क्या थी। तो इस तरीके से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो कल्चर से हमको 5 क्वेश्चन के आसपास हर साल मिल जाते हैं, और एंशिएंट और मिडिवल का पोर्शन जो है वहां से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड रहते हैं। दूसरा चीज अगर आप देखें तो इतिहास साक्ष्यों पर आधारित निर्मित होता है, तो उन साक्ष्यों से जुड़ी हुई चीजें, कौन से साक्ष्य कहाँ मिले इतिहास के, उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। यानी जब हम ऐतिहासिक अध्ययन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तब उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, जिनको हम कहते हैं इतिहास निर्माण के स्रोत क्या हैं, तो स्रोतों पर भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे तमाम अभिलेखों के बारे में, कौन सा अभिलेख किस राजा का कहाँ से मिला, उसमें कौन सी चीजों का वर्णन है, ठीक है। जैसे रानियों अशोक का, राजा अशोक कहाँ से मिला। अब आप देखिए तमाम इंस्क्रिप्शंस मिले मौर्यों के। अब अगर कोई नया इंस्क्रिप्शन हाई उसमें आता है, लाइट में आता है, प्रकाश में आता है, तो हमें ये देखना चाहिए जो चीजें इस तरीके की हिस्ट्री में नए तथ्य उजागर हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, वहां तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजों को ज्यादा प्रश्न में शामिल किया जाता है। जो लेटेस्ट एक्सकवेशन होते हैं, नया तथ्य कोई प्रकाश में आता है जो इतिहास को एक नई दिशा देने का काम करता है या एक कोई छूटी हुई कड़ी को जोड़ने का काम करता है, तो इतिहास के अध्ययन में हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात आती है एंशिएंट इंडिया से। और अगर हम लोग देखें तो जो प्रश्नों का स्वरूप है उसमें अगर आप देखेंगे तो उन प्रश्नों में प्रशासनिक विषयों से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभिलेखिक में कि रानियों अशोक का कहाँ वर्णन मिलता है, तो कंगनहल्ली है, यहाँ से ये अभिलेख मिला है कंगनहल्ली का। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कुछ साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस अभिलेख में अशोक को बताया गया था जम्बूद्वीप का शासक था, राजा था अशोक। तो मित्रों 2005 के आसपास एक बुक आई थी, पिछले प्रधानमंत्री जो हुए माननीय मनमोहन सिंह जी, उनकी सुपुत्री हैं, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर। तो उनका एक उपेंद्र कौर नाम है उनका, तो उनकी एक बुक आई थी प्राचीन भारत की, और उसमें उन्होंने दिल्ली में एक जो अभिलेख मिला था लेटेस्ट, वो नज़र में आया था, संज्ञान में आया था इतिहासकारों के, तो वो पाया गया था कैंट एरिया में नई दिल्ली के, और उसी पर लिखा हुआ था, वो अभिलेख एकदम लेटेस्ट खोज था, और उसी पर जो इंस्क्रिप्शन मिला हुआ डिटेल उसी में लिखा गया था कि अशोक जम्बूद्वीप का शासक था। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम अपने क्लास के दौरान इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एक ट्रेंड है यूपीएससी का कि जैसे अब आप इसी की बात कर रहे थे हम लोग कि जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन होते हैं, जैसे आप पहले देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में बड़े शहर के रूप में माना जाता था कि मोहनजोदड़ो बड़ा शहर है, लेकिन जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन हुई है तो उसकी दृष्टि से अगर आप देखें तो राखीगढ़ी हिसार जिले में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा जो है साइट के रूप में उभर करके सामने आया है। हालांकि अभी वो अल्टीमेट नहीं है, एक्सकेवेशन अभी जारी है, लेकिन इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में आपको उस समय का जो स्थापित तथ्य है, हो सकता है कल उससे भी बड़ा कोई शहर निकल जाए, उसका बड़ा साइट प्लान हो उससे। तो हमें इस तरीके से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से लेटेस्ट मिली हुई है, और वो अपने संज्ञान में हम रखें, क्योंकि इसकी संभावना कि यहाँ से प्रश्न बन जाए। जैसे भी अगर आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जिसको बॉस्टोफेडोन स्क्रिप्ट कहते हैं, उस स्क्रिप्ट को पहली बार आंशिक रूप से डिसिफर करने में कुछ भारतीय विद्वान सफल हुए हैं। और अभी जो पिछला वाला बजट प्रस्तुत किया था हमारे वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है उसको आंशिक रूप से हम डिसिफर करने में सफल हुए हैं। अब उनमें श्रेणी गिल्ड जो उत्पादन के लिए एक ही जाति के लोगों का एक संगठन होता है, कुटीर उद्योग में उत्पादन की जो हमारी परंपरा थी पहले, उसको हम श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किए थे। तो श्रेणी शब्द का उल्लेख हड़प्पा के अभिलेखों में मिला है, इसको डिसिफर कर लिया गया। इसी तरीके से आप देखें श्रेणी का जो मुखिया है सार्थवाह है, श्रेणी संघ का जो प्रमुख है
उसको अगर आप देखेंगे तो जो सार्थवाह होता है वो जो श्रेणियों के उसमें ट्रेडर का काफिला होता है उसका मुखिया होता है, और श्रेष्ठी या नगर श्रेष्ठी जो व्यापारिक श्रेणियां होती थी उनका मुखिया होता था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन टर्म्स को डिसिफर करने में सफलता हमें मिल गई है, लेकिन हड़प्पा में कोई द्विभाषीय लिपि अभी नहीं मिली, उपलब्ध नहीं हुई है, और इस नाते थोड़ी सी दिक्कत है। हम उस लिपि का पूर्णतः लिप्यांतरण करने में भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, और ना ही कोई बड़ी टेक्स्ट मिली हुई है जहां पर बहुत सारी लाइनें हो। तो इस वजह से भी कुछ सीमाएं रही जिसके नाते डिसिफर नहीं कर पाए। तो मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमें फोकल एरिया को ध्यान में रखना होगा कि किस सेक्शन में हमें कहां पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एंशिएंट मिडवल में ज़्यादा कल्चर से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, तो इन दो पहलुओं को ध्यान में रखना। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथा महत्वपूर्ण पहलू आता है साक्ष्य, इतिहास निर्माण के साक्ष्य, क्योंकि इन दोनों कालखंडों के लिए हमारे पास कोई तो उस समय का व्यक्ति विद्यमान है नहीं, तो हम साक्ष्यों से उन इतिहास की रचना करते हैं। तो उन साक्ष्यों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो, साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साक्ष्य हैं, गैर धार्मिक जो लेख हैं उनसे जुड़े हुए साक्ष्य जैसे अर्थशास्त्र हो गया। इसी प्रकार कई विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ लिखा, अपने डॉक्यूमेंट छोड़े, या कई लोग जो बाहर के जैसे हेरोडोटस जैसे विद्वान जिनको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, वो हालांकि भारत नहीं आए लेकिन उन्होंने जो अन्य राइटर्स थे उनके आधार पर, खास करके फारस के, ईरान के, पर्सिया के, उनके जो अध्ययन थे उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भारत की हिस्ट्री लिखने का काम किया था। तो ऐसे हम साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तमाम राजाओं के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उनसे हम उनके आधार पर हम स्रोत के रूप में उनको इस्तेमाल करके इतिहास की रचना करते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें सिक्के एक महत्वपूर्ण ये होते हैं, स्रोत होते हैं इतिहास निर्माण के। तमाम ताम्रपत्र और इस तरीके के जो गुहा लेख, ये तमाम चीजें होती हैं वो भी काम आती हैं। कुछ बड़े पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की नगर संरचना को देख करके हमने निष्कर्ष निकाला कि इतनी बड़ी मात्रा में नगर मिल रहे हैं, इतने विस्तृत नगर मिल रहे हैं, तो ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी हम पुरातत्व के जो उत्खनन से मिले हुए साक्ष्य हैं उनके आधार पर इतिहास का निर्माण किए हैं, तो वो बड़े महत्व रखते हैं। इस नाते ऐसे पुरातात्विक साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मिडवल इंडिया में अगर आप देखें तो स्टेट सिस्टम अब आगे इवॉल्व हो रहा है, एक नए प्रकार का स्टेट सिस्टम आया, जैसे इक्तेदारी सिस्टम आया। पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इक्तेदारी सिस्टम भारत में जो सल्तनत काल में अपनाया गया वो एक भारत की प्राचीन व्यवस्था है। तो मित्रों आप पाएंगे कि इक्तेदारी सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस करने का काम किया था वो सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने किया था 1210 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया, और ये भारत की अपनी व्यवस्था नहीं थी, ये मंगोल प्रणाली थी, और उससे उन्होंने अडॉप्ट किया था। कुछ फारस की प्रणाली, कुछ मंगोलों को लेकर के उन्होंने इक्तेदारी प्रथा का इस्तेमाल यहाँ पर किया था। और एक विशेष तौर पर देखा जाए तो जो उनके अपने जनरल थे उनको रेवेन्यू असाइनमेंट करने का एक तौर तरीका था, जिसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेट सिस्टम में जो मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, जो तौर तरीके इवॉल्व हो रहे हैं, जो उसमें स्टाफ हैं, जो उसको हम प्रशासनिक वर्ग तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रशासन के जो आधुनिक मानदंड है उसके अनुसार तो नहीं, बल्कि वो सैन्य प्रशासन था एक तरीके का, तो उनका कैसे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, उसके बारे में हमें ध्यान रखना होता है। और इसी तरीके से आप देखते हैं जो टैक्सेशन सिस्टम वो भी बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो ट्रेड कॉमर्स हो, चाहे जो उस समय की प्रोडक्शन की चीजें थी, कहाँ से कौन सी चीज प्रोड्यूस होती थी, कौन सा शहर किस चीज के उत्पादन के लिए ज्यादा महत्व रखता था, तो वो उसकी अपनी विशेषता हुई। ऐसी चीजों को हम विशेष ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े विजय अभियान, हालांकि यूपीएससी धीरे धीरे इससे दूर होती जा रही है जो डेट रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए ऐसी चीजों को लेकर के। जैसे हिस्ट्री में जो टर्निंग पॉइंट हैं या हिस्ट्री में बड़े एविडेंस के रूप में जो माने जाते हैं, कि जैसे राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, या पानीपत के युद्ध हुए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ऐसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं, हालांकि यूपीएससी अब कम पूछने लगी है, लेकिन हम इससे नकार नहीं सकते हैं कि संभावनाएं फिर भी अभी हैं कि इसकी पूछा जा सकता है।
स्टेट पीसीएस में, हालांकि इनसे तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें इसको बहुत इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो साउथ इंडिया, पूरे अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 4-5 प्रश्न आ जाते हैं, पूरे 20 में से अगर आप देखें तो साउथ इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे संगम काल बेसिकली अगर आप देखें तो साउथ का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है जो तमिल लिटरेचर में लिखा मिलता है। कुछ एपिक्स हैं, शिल्पादिकारम, इस टाइप के कुछ एपिक हैं वहाँ पर, महाकाव्य हैं, और कुछ तमाम गीत हैं वहाँ पर जो तमिल साहित्य में लिखे गए हैं। उनके आधार पर हम, जिनको हम संगम लिटरेचर भी कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, एक काल है, संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन, और वहाँ पर कवि समवेत होकर के पांड्य दरबार में, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, कुछ ग्रंथ लिखे, और उन्हीं के आधार पर उनके हम इतिहास निर्माण में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम वहाँ से लेकर के अगर आप देखें तो एक जो दक्षिण भारत का इतिहास है, संगम काल हो, चाहे उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो राजपूतों का काल हो, ठीक है, पल्लवों का काल हो, चालुक्यों का काल हो, चोलों का काल हो, तो इनको हमें ध्यान से देखना है। यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो हम यहाँ के जो बड़े महत्वपूर्ण एरिया हैं वहाँ पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये भी ध्यान रखें कि जो ये हम क्लास लेने जा रहे हैं, ये क्लास एक क्रैश कोर्स टाइप की क्लास है, तो इस नाते बहुत माइन्यूट डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जितने एरिया बड़े फोकस वाले हैं, जो कोर बनाते हैं सब्जेक्ट का, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज, फुल कवरेज के बजाय मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। वहाँ से हम आपको उसके अलावा नोट्स भी सप्लाई करेंगे, उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और आप इसके लिए जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर हमारे, और वहाँ से आपको नोट्स कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। तो हम लोग इसमें जो इस तैयारी के क्रम में सिस्टमेटिकली हम उन्हीं एरिया पर फोकस करेंगे जिनकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अगर पोर्शन में देखा जाए तो जो टोटल 2022 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न से आ जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे ये रिसेंट पास्ट को बता रहा है, और हमारे जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो तमाम संस्थाओं का स्वरूप हो, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे आर्थिक संस्थाएं हो, उनका निर्माण अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, जिसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो इसका अध्ययन हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है, और इस नाते यहाँ से क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें आप देखें तो भारत और ब्रिटिश राज्य की स्थापना, भारत में जब ब्रिटिश राज की स्थापना हुई तो तमाम इंस्टीट्यूशंस का उन्होंने डेवलपमेंट किया। वो इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए, कब आए? स्टेट सिस्टम को रन करने के लिए आप जानते हैं ब्रिटिशर्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाए, तो तमाम इसको हम संवैधानिक विकास के रूप में पढ़ते हैं। हर साल आप देखेंगे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन संवैधानिक विकास से आते हैं। जैसे पिछले ही साल आप देखें 1813 के चार्टर एक्ट से क्वेश्चन बना, तो आप देखेंगे ये टॉपिक ऐसा है संवैधानिक विकास वाला, जहाँ एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है सालाना, क्योंकि जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके एवोल्यूशन में ये डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी नाते हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम तो रहता ही रहता, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस नाते एक छोटा सा टॉपिक है, और आप थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ें तो यहाँ आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्वेश्चन। तो इस नाते ऐसी चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो संवैधानिक विकास हो गए मित्रों। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एवोल्यूशन हो रहा है, यानी साम्राज्यिक विस्तार का क्रम है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जिसको कहते हैं, एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो उन्होंने एनेक्सेशन किया, अगर हम उसके क्रम को देखें तो आप देखते हैं कि कैसे कर्नाटक हुआ, फिर उसके बाद देखते हैं आप कैसे बंगाल पर आधिपत्य किया, कैसे मैसूर, कैसे मराठों पर, इस तरीके से जो डेवलपमेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमको एक चार्ट इनका बना करके स्टडी करना चाहिए। मित्रों मैं तो यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा 150 बहुत छोटे फैक्ट्स पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने आप माइंड को डस्टबिनाइज मत करिए, यानी बहुत ज़्यादा ठूसा ठासी मत करिए तथ्यों का, ओवर बर्डन मत लाइए, क्योंकि फिर एग्जाम में बड़ी मुश्किल आती है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे हम फास्टली प्रोसीड करें वो भी मैं क्लासेस के दौरान आपसे डिस्कस भी करूँगा, और आप कोशिश यही करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ओवर बर्डन ना हो। लाइटली आप कैसे, स्मार्टली कैसे आप स्टडीज में अपने आगे निकल जाएं, और कोशिश ये है हमारी, जैसा कि हमने पीछे चर्चा भी किया था कि हम लोग 4 सेक्शन जो लेने जा रहे हैं, पॉलिटी,
हिस्ट्री, इकोनॉमी और करंट। इन 4 सेक्शन से आपको लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास का जो रेंज बनता है, दायरा बनता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम आगे बढ़ सकें और कम से कम समय में हम मैक्सिमम यहाँ पर अपना आउटपुट दे सकें। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो विशेष आपको सावधानी बरतनी है कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें। पहली बात, टाइम अब कम बचा है तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना होगा। और हमें भी विलम्ब हुआ थोड़ा सा क्लासेस शुरू करने में। जानते हैं लॉकडाउन में बहुत सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, दुकानें बंद होने की वजह से। किसी तरीके से हमने कुछ जुटाया है, कुछ और प्रोसेस में है आगे। तो ऐसे ही हमें ये ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो। और टाइम मैनेजमेंट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ये नहीं देखना है कि आपने कितने घंटे पढ़े, बल्कि आपको देखना आउटपुट आप क्या दे पा रहे हैं। आउटपुट का जांच करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा वहाँ पर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। हम लोग भी यही तरीका अपनाएंगे। एक टॉपिक कवर करने के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो संभावित है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमें देखना है कि हम आउटपुट चेक करते हुए आगे बढ़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसमें कहना चाहूँगा, नॉलेज भी मैनेज करना है। नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए एसेंशियल है वही नॉलेज है। तमाम फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपकी किताबों में पढ़े हैं, इर्द गिर्द पढ़े हुए हैं, जो तमाम नोट्स मुखर्जी नगर में मिल जाते हैं, हालांकि तो लॉकडाउन है, कम मिल पा रहा है इस बार, लेकिन ऐसे आप देखेंगे जो भरमार आती है नोट्स की, उनसे आप ओवर बर्डन अपने आप को मत बनाइए। स्मार्ट स्टडी करिए, कम से कम चीज़ों को पढ़िए और बढ़िया चीज़ों को पढ़िए, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड है उनको पढ़िए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडर्न इंडिया में हमें उन तमाम हिस्सों पर ही फोकस करना है जो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। हर चीज़ को नहीं, हम उन चीज़ों को हाईलाइट भी करेंगे ताकि उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस हो सकें और हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1857 तक अगर आप देखेंगे ब्रिटिश शासन की स्थापना के क्रम में जो विकास हो रहा है, उस विकास का हमारे पास एक चार्ट होना चाहिए हमारे माइंड पर। इस समय ये डेवलपमेंट, इस समय ये डेवलपमेंट, इस समय ये डेवलपमेंट। हम लोग कुछ कोशिश भी करेंगे बोर्ड पर यहाँ पर कि कैसे हम डेवलपमेंट को समझें, कैसे हम क्रमबद्ध रूप से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना होता है। आप जानते हैं 1857 का महाविद्रोह विशेष महत्व रखता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं, क्योंकि क्राउन के पास अब गवर्नेंस चला जाता है। जहाँ एक कंपनी शासन कर रही थी, जाहिर सी बात है कंपनी तो व्यापारिक कंपनी थी, शासन प्रशासन वाली कंपनी तो थी नहीं, तो इस नाते उसके पास शासन, और ना तो उसका अल्टीमेट एम था भारत पर रूल करना, वो तो भारत से व्यापार करने और भारत से ज्यादा धन बनाने आई हुई थी। लेकिन जब क्राउन ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो हालांकि अभी भी उद्देश्य नहीं बदला, भारत से ज्यादा धन संसाधन निकालना उनका उद्देश्य था, क्योंकि एक कॉलोनियल सेटअप में इंडिया को रखा गया था। हम उनके इंटीग्रल पार्ट नहीं है जिसे भारत के तमाम राज्य हैं, बल्कि उनका औपनिवेशिक राज्य भारत में था, और इस नाते उनका जो अल्टीमेट एम था अभी भी दोहन था इंडिया का। इनके धन संसाधनों का अपवाह करना था, ड्रेन करना था। लेकिन चूंकि वो व्यवस्थित राज्य व्यवस्था के अंदर आ गया है अब इंडिया, इस नाते जाहिर सी बात है कि वो व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे, तो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बाद होना शुरू होता है ब्रिटिश शासन के अंदर, बनिस्बत की जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पाते हैं। तो हमें यहाँ से आगे देखना है कैसे कौन से संवैधानिक परिवर्तन तत्काल हो गए कंपनी के राज के खत्म होने के बाद, और क्रमबद्ध रूप में कैसे आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जो हमें जोर का झटका लगा था, तो अंदर से हम हिले थे और हमारी बुद्धि विवेक जागने लगा था। एक मध्य वर्ग का उदय भी यहाँ होना शुरू हुआ, और फिर आप देखते हैं धीरे धीरे जो राष्ट्रवादी ताकतें थी इकट्ठा होने लगी और एक मंच का निर्माण कर लिया उन्होंने कांग्रेस के रूप में। ऐसे तमाम छोटी मोटी राजनीतिक संस्थाएं और विकसित हुई, उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया। केवल कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय इतिहास नहीं है मॉडर्न इंडिया का, बल्कि तमाम अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं, तमाम अन्य सामाजिक जो आंदोलन हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस के साथ साथ और कौन कौन सी संस्थाएं आई जो राजनीतिक आंदोलन चला रही थी, सामाजिक सुधार आंदोलन चला रही थी, उनसे जुड़े हुए कौन महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया देश को निर्माण में।
आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में, तो उनके योगदान को, जैसे समाज सुधारकों की बड़ी भूमिका है, उनको भी हम देखेंगे कि कैसे बड़े परिवर्तन हुए, समाज सुधार के संगठन हुए, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन तमाम प्रयासों से एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, आप जानते हैं हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसके विरोध में आया, बंगाल विभाजन के क्या उद्देश्य था, आप जानते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात। अभी आप देख रहे हैं फिर आत्मनिर्भर बनने की ओर इंडिया, एक नया नारा दिया गया इसी समय लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री द्वारा कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। तो वैसे ही बड़ा नारा उस समय दिया गया था और बड़ा प्रयास भी हुआ था, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उन्नति आई थी, तमाम बड़े परिवर्तन हुए थे। तो उन परिवर्तनों को भी के संगत भी हमें अध्ययन करने की जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, देश की आजादी के लिए अपने पौरुष के आधार पर जो काम करना चाह रहे थे, एक युवाओं का एक वर्ग खड़ा हुआ जो ताकत के दम पर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाह रहा था। हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे मोमेंटम ग्रहण करता जा रहा है, उसकी जो क्षमता है, उसके जो विस्तार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, समझ भी राष्ट्रीय नेतृत्व की बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेच्योर होते जा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा शक्ति के साथ। और फिर हम लोग जैसा जानते हैं कि गांधी जी के आने के बाद एक और नया मोड़ इतिहास को मिल जाता है, जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि इतिहास में उन्होंने जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह के आधार पर एक आंदोलन की नई रणनीति बनाई, उसने काफ़ी कुछ फल दिया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ और कौन लोग थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए थे। जैसे अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस और INA की बड़ी भूमिका इस समय दिखाई देती है। इसी तरह से हमारे देश में एक जो समाजवादी आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, इनकी भी बड़ी भूमिका थी। इसी तरीके से आप देखेंगे निम्न वर्गीय आंदोलन चल रहे थे, जो अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चला रखे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इन जो महापुरुषों ने अपना योगदान दिया राष्ट्रीय निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे इन्होंने तृणमूल स्तर तक पहुंचाया। एक जो दलितोद्धार आंदोलन है वो राष्ट्र को सबल बनाने का आंदोलन है। महिला उद्धार का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन को ताकत देने वाला आंदोलन है, क्योंकि उससे हमारा समाज मजबूत हो रहा है। तो इन तमाम आंदोलनों की जो धारा बह रही है साथ साथ, उनका भी हमें अध्ययन करना है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग 1940 के दशक में आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। खास करके द्वितीय विश्व युद्ध का जो एंड हुआ तो दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी थी। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि कैसे दुनिया बदली। और आप देखेंगे कि जो स्वतंत्रता के जस्ट पहले के 10 साल के इतिहास हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। यानी आप 37-38 से ले लें और उसके साथ चलें 47 तक, तो एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इस पर हमें काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। और आप जानते हैं मित्रों कि हम लोगों का जो हिस्ट्री में सिलेबस है वो 1967 तक पूछ लेते हैं, यानी स्वतंत्रता के 20 साल और आगे तक। तो स्वतंत्र भारत का हमने कैसे राष्ट्रों, तमाम राज्यों का भारत के साथ में समामेलन किया, कैसे उनको इंटीग्रेट किया, सरदार पटेल की भूमिका और जो उनके साथी महानुभाव थे उनकी भूमिका, कैसे हम उनको लेकर कंसोलिडेशन किए स्टेट का, उसके बाद में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। चुनौतियाँ क्या थी राष्ट्र के विभाजन के साथ साथ, देश का विभाजन हुआ, चुनौतियाँ नहीं आई कई तरीके की। उसके बाद हमने उन चुनौतियों के जो समाधान के लिए रिस्पॉन्स किया, कौन सी हमने आर्थिक नीति अपनाई, कैसे हमने प्लानिंग का सिस्टम अपनाया, कैसे अपने हम तमाम जो PSUs खड़े किए, इसी तरीके से हम तमाम जो परिवर्तन लाए, संवैधानिक परिवर्तन है, उनके बारे में भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग 1947 से 1967 तक के बीच का इतिहास भी एक ब्रीफली इसको भी लेंगे। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न 1-2 बनते रहते हैं। तो यहाँ तक यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री भी हम लोग कवर करेंगे इसमें सिस्टमेटिकली। तो ये अप्रोच होगा। साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखें कि इतिहास के अध्ययन में ज्योग्राफी का बड़ा योगदान होता है। कभी भी अध्ययन करें तो आप एटलस या मैप का इस्तेमाल जरूर करें उसमें, और वो आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा, एक तो मेमोराइज करने में, अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि जो इतिहास आपको भूत जैसा डराता है, भयभीत करता है, वो भय आपका कम हो। और दूसरा ये हो कि आपके ऊपर अनावश्यक बर्डन ना आए, तथ्यों का अंबार ना लगे। तो हम वो काम करने की कोशिश करेंगे कि आपका बर्डन थोड़ा हल्का हो जाए, आपको सहूलियत मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकें। आपने पीछे पढ़ा भी होगा, अब एक बार फिर से पढ़िए
उन हाईलाइटेड एरिया पर ध्यान दीजिए और ये मानकर चलिए कि ये पढ़ाई जो हमारी है वो एग्जाम में हमारे रिजल्ट को इंश्योर करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। तो हम लोग इसके साथ में जो नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं वो आपका जो हिस्ट्री के निर्माण के, इतिहास के निर्माण के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, ब्रीफ में हम उसकी चर्चा करेंगे और उसी के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे हम लोग सिस्टमेटिक हो रहे हैं रिलेटिवली, तो आपको 3 सेक्शन के वीडियोज मिलेंगे। एक तो हिस्ट्री का 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो, दूसरा आपका पॉलिटी का और तीसरा इकोनॉमी का। ये 3 सेक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए। और आगे चूंकि आप जानते हैं पीसीएस भी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपको ये बेनिफिट देगा काफ़ी हम होप कर रहे हैं कि इसमें आपको बेहतर हम दे पाएँ। दूसरी बात ये भी है कि आप भी अपने तरफ से कुछ कर्तव्य का निर्वहन भी साथ साथ करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए नवदृष्टि आईएएस के, और साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों में भी शेयर करिए, ताकि 1000 के आसपास जब नंबर पहुंच जाएगा तो हम लोग लाइव हो सकेंगे यूट्यूब पर। मित्रों, इसके साथ हम यही कहना चाहेंगे कि खेलते तो सभी हैं, लेकिन जिसमें जीतने का जज्बा होता है उसी की विजय होती है, वही जीतता है। तो आप बस केवल खेलने के लिए मत खेलिए, अपने ऊर्जा स्तर को ऊंचा बनाए रखिए, टेम्परामेंट को कूल रखिए, खुश रहिए थोड़ा सा। लॉकडाउन में मैं जानता हूं चारों तरफ निराशा के वातावरण है, अनिश्चितता भी है थोड़ी सी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपका तो लक्ष्य निश्चित है ना, आईएएस आपको करना है तो करना है। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, थोड़ा सा उत्साहित होइए, उमंग के साथ, उत्साह के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका आउटपुट डबल हो जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज समाप्त कर रहा हूँ अपनी वाणी को, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इतिहास के स्रोत के साथ। धन्यवाद।